नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बात करेंगे खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर होगी बैठक। शाम 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होना है और अलग अलग प्रदेशों की सीटों को लेकर चर्चा होगी। तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है, जहां अलग अलग प्रदेशों की सीटों को लेकर मंथन होगा और शाम 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर चर्चा होगी। तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है। दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है। शाम को 6 बजे इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित हमारे साथ जुड़ गए। अजित, आज जो है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, कब से बैठक शुरू हो रही है, क्या कुछ होने वाला है? जैसे जी मैं बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव की जायज तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही है। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर जो है वो पूरी तरीके से कर दी है। इसी को लेकर के अब आज कांग्रेस की चुनाव समिति की आज जो पहली बैठक है वो आज होने जा रही है, जिसमें तो कांग्रेस विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करेगी। इसी के साथ जो संभावना जताई जा रही है कि जो उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की जाएगी, आखिरकार कौन कौन किस किस के नामों को रखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल जो इंडिया गठबंधन के तहत कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ जो कांग्रेस है वो चुनाव लड़ने जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा इफेक्ट इस बार के जो लोकसभा चुनाव है उसमें होने वाले हैं। तो ऐसे में आज जो है केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक कांग्रेस की है, जो तकरीबन शाम को 6 बजे के करीब बताई जा रही है, जिसमें इन्हीं चीजों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही क्योंकि कल भी जो कांग्रेस की जो है बैठक हुई थी, जिसमें मैनिफेस्टो पर जो है वो बातचीत की गई थी, वो मैनिफेस्टो भी कहीं ना कहीं आज इस बैठक में रखा जाएगा और उसमें किस तरीके से बदलाव करना है, क्या चीजों को सुधार करना है, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के आज कांग्रेस चुनाव समिति की जो अहम बैठक है वो मानी जाती है। जी अजित, अभी अगर बात करें स्क्रीनिंग की, जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवारों के नाम है, लगभग उनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है और इन पर जो है बताया जा रहा है कि इनमें 130 से 150 उम्मीदवारों के नामों पर जो है चर्चा होगी इस दौरान, और उससे ही जो है पार्टी के आला कमान तय करेंगे। लेकिन इस बैठक की बात करें, कौन कौन से बड़े नेता यहाँ मौजूद होंगे? और देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, इतना भी मैं बात करूँ तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा जयराम रमेश, ऐसे तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होने की संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक है ऐसे में, और वो भी जब लोकसभा चुनाव की जो तारीख है वो कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है। क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह संभावना जताई जा रही है कि आज उम्मीदवारों के लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके बाद आने वाले कुछ दिनों में संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि जो कांग्रेस है वो पहले लिस्ट अपनी जारी कर दी। जी जी अजित, बताया ये भी जा रहा है कि आज जिन राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी वहां कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, जैसे तेलंगाना है, उत्तराखंड है, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों में खासकर बताया जा रहा है कि ज्यादातर राज्य जो है दक्षिणी भारत के राज्य हैं। और देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस की आज जो बैठक है काफी अहम हो जाती है, क्योंकि इस बार कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। मसलन दिल्ली में आम आदमी पार्टी, तो वही हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के साथ जो चुनाव लड़ने की तैयारी है। वहीं अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। तो इसके अलावा और भी कई ऐसे राज्य जहां पर अभी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है वो तमाम राज्य जहां पर गठबंधन नहीं हुआ उनकी बैठक जो होनी है। और इसके अलावा जिस राज्यों में जो गठबंधन हो रखा, कहीं ना कहीं वो उन राज्यों पर भी काफी हद तक चर्चा होने की संभावना जताई है। अजित, बताया ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड और प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का जो नेता है राहुल गांधी, पिछली बार उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, जहाँ एक और अमेठी तो वही दूसरे वायनाड। जहां एक बार उन्होंने अमेठी से इस बार उन्हें हार मिली, तो वो वायनाड में जाकर के रहे और कहीं ना कहीं इस बार भी वायनाड के लिए वो सीट जो है उनकी सुरक्षित मानी जा रही है।
वही अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस बार कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने को साफ तौर पर मना कर दिया है, तो निश्चित तौर पर रायबरेली जो सीट है वो काफी होप सीट भी कही जा सकती है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है क्योंकि ये वो सीट है जो गांधी परिवार के लिए काफी पुराना रहा है, और यहाँ से हर बार जो गांधी परिवार का कोई भी अगर जो नेता है वो उतरता है तो लगभग उसकी जीत जो है वो तय मानी जाती है। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रायबरेली जो संसदीय क्षेत्र है वहां से प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है। हालांकि अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन निश्चित तौर पर आज की जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होने जा रही है उसके बाद काफी चीजों पर जो तस्वीरें हैं वो साफ हो सकती है। जी, और कांग्रेस की ओर से बात करते हुए पहली लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी उम्मीदवारों की, जिनमें 150 नामों पर लगभग उम्मीदें जताई जा रही है कि इनमें से जो है उम्मीदवार तय किए जाएंगे। लेकिन बात करें बड़े चेहरों की, कौन कौन से बड़े चेहरों को नाम लेकर संभावना जताई जा रही है जो इस लिस्ट में शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा जूही, आज की ये जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, पहली बैठक है चुनाव को लेकर के लोकसभा के घोषणा से पहले आज ये पहली बैठक होने, और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पहली लिस्ट जो है इस बैठक के बाद जारी की जा सकती है। वो तमाम बड़े चेहरे मसलन राहुल गांधी की बात करें या फिर प्रियंका गांधी की बात करें, ऐसे तमाम बड़े चेहरे जिनको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सुरक्षित, जैसे मैंने अभी भी कहा कि राहुल गांधी को वायनाड सीट से उतारने की जो तैयारी वो की जाएगी, तो ऐसे में वो तमाम सीट जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो नाम है वो पहले लिस्ट में आने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। और कहा जा सकता है कि आपकी बैठक में आने वाले कुछ दिनों में ये जो पहली लिस्ट है वो जारी हो सकती है। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, 13,000 अवैध मदरसे बंद कराने की सिफारिश। अवैध मदरसों की एसआईटी ने शासन को सौंपी जांच रिपोर्ट के बाद मदरसा बोर्ड कर सकता है कार्रवाई। अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर स्थित बताए जा रहे। खाड़ी देशों से मिली रकम से मदरसों का निर्माण किया गया है। तो ये लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अवैध मदरसों पर जो है प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन्हें बंद कराने की बात जो है कही जा रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है। तो ये लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 13,000 अवैध मदरसे बंद कराने की सिफारिश की जा रही है। अवैध मदरसों की एसआईटी ने शासन को जांच रिपोर्ट सौंपी है और अब जो है इसके बाद कार्रवाई की जा सकती है। तो लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही, 13,000 अवैध मदरसों पर जो है शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि यूपी सरकार ने एसआईटी से यूपी भर में चल रहे मदरसों की जांच का निर्देश दिया था और यह जांच अब पूरी हो गई है। और एसआईटी की जांच में यह पता चला है कि 13,000 से अधिक मदरसे जो है अवैध ढंग से संचालित हो रहे थे। इसमें चंदा भी खाड़ी देशों से आ रहा था। और बता दूं कि एसआईटी जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि करीब 100 ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर 80 ऐसे मदरसे हैं जहां पर 100 करोड़ से ज्यादा फंडिंग खाड़ी देशों से हुई है। वही दूसरी तरफ एसआईटी को यह भी पता चला है कि जो भी अवैध ढंग से मदरसे संचालित हो रहे हैं उन्होंने किसी तरह की कोई मान्यता नहीं ली है और साथ ही साथ उनके जो कागजात है, जो भवन है, वो उसकी भी परमिशन नहीं ली गई है। और यह भी सामने आया है कि एसआईटी ने जब फंडिंग करने वाले मदरसों के बारे में जानकारी चाहिए गई तो उनका सीधा जवाब दिया गया कि यह जो मदरसा चल रहा है दान के पैसों से चल रहा है जी। और जो दान देने वाले लोग हैं उनका भी नाम मदरसा संचालक एसआईटी को नहीं बता पाए हैं। और सूत्रों को यह भी कहना है कि अब जो है एसआईटी ने पूरी जांच सरकार को सौंप दी है और इन 13,000 मदरसों को बंद कराए जाने की सिफारिश भी एसआईटी ने कर ली है। और ज्यादातर मदरसे जो है नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज, बहराइच, बस्ती जैसे जिलों में पाए गए हैं। और अब माना जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अब मदरसा बोर्ड इन अवैध संचालित मदरसों के खिलाफ
कड़ा एक्शन ले सकता है। जी जूही जी, और बताया जा रहा है कि ये जो मदरसे हैं 13,000 एक बड़ी तादाद में है, और वहीं अगर जिलों की बात कर ले तो बताया जा रहा है कि हर एक जिले में 500 ऐसे अवैध मदरसे हैं जहां ना सिर्फ इसका कारोबार चल रहा है बल्कि जो बच्चे हैं उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। जी बिल्कुल जूही, बता दूं कि एसआईटी की जांच में कई चौंकाने वाले भी खुलासे हुए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर यह एसआईटी को पता चला है कि कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ शोषण किया जाता है। और दूसरा पहलू यह भी है कि कहीं न कहीं ऐसे मदरसे जो है बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मान्यता नहीं होने की वजह से यह बच्चे जब आगे बढ़ेंगे पढ़ाई करके तो इनको नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो कहीं न कहीं जो है एसआईटी की जांच जिस तरह से सौंपी गई है सरकार को कड़ा कदम भी उठाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ कहीं न कहीं खाली देशों से इन मदरसों में फंडिंग हो रही है और आशंका यह भी जताई जा रही है कि ये जो फंडिंग है टेरर फंडिंग भी इसको कह सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ यह भी सामने आया है कि एक तरफ जहां मदरसों के बच्चों का शोषण होता है वहीं इनको नौकरी नहीं मिल सकती। तो ऐसे में कहीं न कहीं यह गंभीर मसला भी है सरकार के सामने, क्योंकि अगर बच्चों को नौकरी नहीं मिलती तो उनका भविष्य भी करियर भी पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। 13,000 मदरसे अगर बात करें यूपी की तो यूपी में करीब 13,000 से अधिक मदरसे संचालित हो रहे हैं। उसमें बड़ी संख्या में 23,000 मदरसे संचालित हो रहे हैं बाकी जगह, और उसमें 13,000 से अधिक जो मदरसे हैं पूरी तरह से अवैध पाए गए। तो ऐसे में अब जांच रिपोर्ट एसआईटी से सौंपी है। अब ऐसे मदरसों के खिलाफ सरकार कार्रवाई की तैयारी भी बना रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, शासन को सौंप दी है, जिसमें 13,000 करीब मदरसे अवैध पाए गए हैं, उसमें हवाला भी रिपोर्ट में दिया गया है कि फंडिंग भी हो रही, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और साथ ही साथ इनकी नौकरी भी आगे खतरे में पड़ सकती है। तो यह एक जो है अहम मसला है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और कानपुर से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही। सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी का छापा। 1 साल से जेल में बंद है सपा विधायक इरफान सोलंकी। इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सोलंकी के आवास पर ईडी अफसरों की टीम पहुंची। महाराजगंज जेल में बंद है सपा एमएलए इरफान सोलंकी। तो कानपुर से अहम जानकारी सामने आ रही। सपा विधायक इरफान सोलंकी के यहाँ ईडी का छापेमारी जो है ईडी की जारी है और 1 साल से बंद है जेल में सपा विधायक। और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराजगंज जेल में पिछले 1 साल से बंद है और अब जो है उनके आवास पर ईडी के अफसरों की टीम पहुंची है और उनके घर पर ईडी की छापेमारी जारी है। तो ये कानपुर से हम जानकारी सामने आ रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी की छापेमारी जारी है। पिछले 1 साल से महाराजगंज जेल में इरफान सोलंकी बंद है। और वहीं लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही है। मंत्री बनते ही बदल गए ओपी राजभर के सुर। सीएम योगी से की खुद की तुलना। सीएम योगी के बाद प्रदेश में मेरे पास पावर। तो ये राजभर के बयान है जहां उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सीएम योगी के बाद सबसे अधिक पावर मेरे पास है। एसएसपी डीएम डीजी मेरी बात नहीं काट सकते। मुझे शोले का गब्बर सिंह समझ लीजिए। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने शोले के गब्बर सिंह से खुद की तुलना की है। और चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, आज इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की। 2 लोगों के पास पावर है। ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहां है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी बैठ करके ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे कि आज ओम प्रकाश राजभर हमारा सिर खड़ा हो रहा है इस लड़ाई में हमारे साथ। आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है
उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजे ले की गाड़ी। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। हम तो आपसे कह रहा हूं, आप शोले फिल्म देखे हो? अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। और बढ़ते आगे, बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें कि पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबर नोएडा से है, जहां मेडिकल फार्मेसी की दुकान में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल तोड़ दिया। वहीं मारपीट की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साथ ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो नोएडा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां मेडिकल फार्मेसी की दुकान में घुसकर मारपीट की गई है और इस दौरान जो है यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। और खबर हमीरपुर से है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी राहगीरों की मदद से कार में सवार लोगों को बाहर निकाला गया और सूचना मिलते ही मौके पर एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ में भर्ती कराया गया। मामला राठ कोतवाली के नहर बाईपास का बताया जा रहा है। और बढ़ते हैं आगे, खबर हरदोई से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई और 2 हिस्सों में बंट गए, जिसमें मासूम बच्चे के साथ 3 लोगों की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। मामला टडियावा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर के पास का बताया जा रहा है। मार्तंड प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई। आज शाम को थाना क्षेत्र टडियावा के हरिहरपुर ग्राम के पास एक मारुति जेन ओल्ड मॉडल की गाड़ी में 7 लोग सवार होकर जा रहे थे, जो तेज गति के नाते अनियंत्रित हो गए और एक पेड़ से टकरा गए, जिसमें एक महिला और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिला चिकित्सालय में, जहां उनका इलाज चल रहा है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की जाती है। और वहीं ग्रेटर नोएडा के बिरसरख में एक निजी कार्यक्रम में अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा संविधान मंथन की लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ संविधान को बचाने वाले तो दूसरी तरफ संविधान को मिटाने वाले। चुनाव आते ही दूसरे दलों की विधायकों को बीजेपी ने पैकेज दिया और पैकेज के साथ ही मंत्री पद भी बांटे गए। जिन चेहरों से जनता नाराज, उन्हीं चेहरों को दोबारा उतारा और आगे कहा कि 80 की 80 सीटें बीजेपी हारेगी। भर्तियों में पेपर लीक होने से हर विधानसभा में 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं आगे कहा कि हमने पश्चिमी यूपी को पहले भी सम्मान दिया, आगे भी सम्मान देंगे। देश की जनता, खासकर किसान, नौजवान
और जिन्हें ये महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने से न केवल संविधान को खतरा है बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और उसके तहत जो हक और सम्मान मिल रहा था वो खतरे में है। जिस तरह एक बार कभी समुद्र मंथन हुआ होगा, ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो संविधान बचाना चाहते हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।